गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ज्योति। ज्योति, मेरा साउंड आ रहा है आपको? हेलो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है, अगेन। अच्छा तो फिर कंपनी लॉ क्लास है सर, तो फिर कंपनी लॉ पे बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो कंपनी लॉ का जो करंट डिस्कशन चल रहा है, इट्स अ बेसिक बेसिक्स है बट कंप्लीट है ना। इट्स अ बेसिक कंपनी लॉ बट इट्स अ कंप्लीट कंपनी लॉ। मतलब अगर आप कंपनी लॉ को अगर A to Z कोई अगर समझना चाहता है तो लास्ट 6-7 क्लासेस में हम लोग पूरा कंपनी लॉ को A to Z बताया। मतलब इसमें हाँ, डेप्थ का जो एरिया है वो नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स अ फाउंडेशन लेवल डिस्कशन। बट ये जो डिस्कशन है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंटरमीडिएट, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर फाइनल लेवल। मतलब आप जब जब कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे तब तक ये बेसिक चीज आपको बार बार समझना भी चाहिए। एग्जाम आपको बेसिक से सवाल कर भी लेता है, ठीक है। इवन CMA के केस में और CS एग्जीक्यूटिव के केस में तो ये बेसिक्स एरिया बहुत वाइटल है। CA के केस में तो है ही, ठीक है सर। चलो, तो फिर कंपनी लॉ, इसका जो करेंट डिस्कशन चल रहा है, अगर मुझे याद है आप लोगों को भी याद होगा या होना चाहिए सर, हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस पर्टिकुलर मैटर पे प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हुआ था और बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ, कौन बताएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस। ये वायरस वो कोरोना वाला वायरस नहीं, इट्स अ बियॉन्ड पावर वाला वायरस। अगेन इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। आई डोंट नो कि ये लोग क्या करता रहता है। तो जो भी हो, तो बचपन में हम लोग ऐसे एक दूसरे के साथ बोलते थे CUT कट है तो फिर PUT पुट क्यों हो गया। तो जो भी हो, अब पुट है कि कट है कि कूट है, डोंट नो। वायरस है कि VIRES है कि VIRUS, डोंट नो सर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, जिसमें एशबेरी रेलवे कैरेज के साथ रिचे, है ना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज। अगर आप सबको याद है तो बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो भी बढ़िया है। क्यों? आप क्लास एक बार देख लो, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो मुझे बताओ सर, प्रीवियस डे का लेक्चर सेंड करो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप वापस देख लो एक बार, ठीक है। और रिविजन्स भी कर लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी माना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को। नाउ आज क्या करेंगे सर, लास्ट दिन का जो डिस्कशन था दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद MOA। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोग ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पढ़ाई किए हैं, ये रियल लाइफ कनेक्ट करके, जिसमें हम लोग टाटा पावर, हाँ सर, टाटा पावर ऐसे रैंडमली हम लोग कोई भी कंपनी का MOA यूज कर सकते हैं। कोई टाटा पावर का कोई ऐसा नहीं कि कोई एफिलिएट चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब बेसिकली हम लोगों को ऑनलाइन में, मुझे जल्दी में टाटा पावर का मिल गया था MOA, सो ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि देखो सर, रियल लाइफ में किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखने में कैसा होता है, कंटेंट क्या होता है, जो आप किताब में, आपके जो इंस्टीट्यूट वाले किताब है या जो भी लॉ बुक्स आप फॉलो करते हो, वहां पर आपको जस्ट दिया हुआ है कि भाई ये MOA में ये होता है, AOA में ये होता है ना। हाँ, ब्ला 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 ब्ला। तो आप उसको रियल लाइफ में टैली कर लो एक बार, कि जो हम किताब में पढ़ते हैं क्या सच में वही चीज वास्तव में भी होता है। मतलब जब एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब कंपनी लॉ का काम करोगे एज ए CMA, तो उसमें आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे MOA बनता है, कैसे AOA बनता है ना। स्पेशली कंपनी सेक्रेटरीज का रोल प्ले इसमें बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज जो CS होते हैं ना, ये जो भी ड्राफ्टिंग करना हो या MOA AOA बनाना हो, ये सब में CS का रोल प्लेइंग हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा है। बाकी चार्टर्ड CMA दे ऑल्सो डू दैट, बट CS के पास एक स्पेशल एरिया है ऑब्वियसली, बिकॉज लॉ है, तो CS के पास तो स्पेशल मतलब पावर तो है ही ना। तो चलो सर, हम लोग आज बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड अलोंग विथ AOA, दैट इज, ऐसा जब भी ये MOA AOA बोलता हूँ ना, मेरे को वो मूवी वाला याद आ जाता है। वो मूवी में एक हिंदी मूवी देखा था, वो AEOAO क्या है, गोलमाल रिटर्न। गोलमाल रिटर्न। उसमें वो हीरो का नाम बता ना, वो एक्टर का
क्या नाम है उसका? आ, अरे कोई कपूर, जितेंद्र का बेटा, क्या नाम है? अरे बताओ ना कोई तो। तुषार, तुषार कपूर ना, हाँ तुषार कपूर। वो ए ओ ऐसा करता रहता था ना वो गोलमाल रिटर्न में, तो मुझे भी जब भी मैं एमओ ए ओ ए बताता रहता हूँ, मुझे भी वही याद आ जाता है कि शायद मैं भी वैसा वाला रोल प्ले कर रहा हूँ। वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एमओ ए ओ ए है क्या। चलो हम लोग फिर से आ जाते हैं कंटिन्यूएशंस में, जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा बेसिक्स एरिया कवर हो जाएगा सर, ठीक है, मतलब जो कंपनीज एक्ट का बेसिक्स है, फाउंडेशन का जो कंपनी लॉ है, सीएमए इंटर का जो कंपनी लॉ है, इसका जो बेसिक्स ओवरव्यू है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट का जो एरिया है, ये आपको मैं बोलते बोलते काफी दूर तक पहुंच गए सर। हाँ चालू तो हुआ था, बट कहते कहते ऐसे जगह पे आ गए सर, बारीकी से एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिए हम लोग क्लास में, और पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचे, एमओए एओए डिस्कशन में पहुंचे, जहां पर लास्ट वीक डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ द कंपनी, मतलब जो एमओए होता है ना सर, वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताते हैं, स्कोप बताते हैं, वर्क ऑफ ए कंपनी बताते हैं, मतलब ये कंपनी करता क्या है, किस लिए आया है, मतलब वो क्या है ना, दुनिया में आए हैं तो बिजनेस कर लो, ठीक है, लेकिन जो भी करना है किस चीज का बिजनेस करना है ना, दुनिया में आए हो तो बिजनेस तो करोगे, बट किस चीज का बिजनेस करोगे, इसके बारे में एमओए में लिखा रहता है, तभी हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। और ये एओए क्या है सर फिर? हाँ दुनिया में आए हो तो बिजनेस कर लो, बट किस चीज का बिजनेस करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन एमओए। बट व्हाट इज अबाउट एओए सर? दैट इज डिफाइन रूल रेगुलेशंस और बाईलॉज ऑफ ए कंपनी, मतलब दुनिया में आए हो तो बिजनेस तो करो, बट रूल रेगुलेशंस फॉलो करके, समझ रहे हैं सर? दुनिया में आए हो तो बिजनेस तो करो, बट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके। इसीलिए एक कहावत है सर, कि कहावत भी नहीं, मतलब एक्चुअली माना जाता है कि एमओए जो है ना चार्टर होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। एमओए मतलब क्या है सर? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी जो है ना उसका मतलब जो सर्वोपरि डिटेल्स है, जो सब कुछ उसके अंदर बोला हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इसको, ठीक है। दिस इज एक्चुअली इट्स लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी, एंड एओए जो है सर दैट इज अ रूल बुक ऑफ ए कंपनी, ठीक है, रूल बुक ऑफ ए कंपनी। तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहा रूल बुक। अब इसी के हिसाब से कंपनी अपने आप को क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। एक कंपनी का फंक्शन फुल्ली डिपेंड्स ऑन एओए एमओए। अगर बियॉन्ड में कभी चला गया तो केस हो जाता है सर। जैसे लास्ट वीक का भी कुछ क्लास मतलब केसेस आपने देखा, ये रहा आपके सामने, फिर से मैंने खड़ा कर दिया, जहां जहां हम लोग बहुत लोगों के पास मैंने शेयर भी कर दिया, ठीक है। कोई कुछ कहना चाहते हो सर? बोलो। ओके, जैसे ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, किसका है सर? टाटा पावर। ओके, टाटा पावर का है। आप किसी भी कंपनी का उसको वेबसाइट में जाके या कंपनी वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, कंपनी का एओए एमओए मिल जाता है, पुराना वाला तो मिल ही जाएगा। तो ये एमओए एओए जो कंपनीज का डिटेल्स है, उसमें क्या मिलता है, ऐसे बोरिंग बुक्स टाइप में, ऐसा जानते हो ना। सीरियसली अगर आपको नॉलेज नहीं है ना बिजनेस का, अगर आपको नॉलेज नहीं है लॉ का, तो इट्स रियली कि ऐसा फीलिंग होगा आपको, इट्स जस्ट अ बोरिंग बुक, है ना। लेकिन अगर आपको बिजनेस के बारे में जानकारी लेना है, सीरियसली इट्स बहुत बोरिंग लगता है। अगर जब जैसे मेरे को पता है कि एक बार मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स में, हेलो, किसी का कुछ आवाज आ रहा है, एनी क्वेरी सर? कुछ कहना चाहते हो क्या, या फिर किसी का अनम्यूट हो जा रहा है? मेरे पास आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर होगा तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कुछ ऐसा क्वेरी हो तो मेरा एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस याद आ गया सर। एक फैमिलीज में एक बिजनेस बन रहा था, तो इट्स अ न्यू बिजनेस था, एक डेयरी प्रोजेक्ट था, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में बन रहा था। तो उसमें मेरा पापा जो थे वो भी एक शेयर होल्डर बने थे, प्राइवेट कंपनी बन रहा था, नाबार्ड की तरफ से काफ़ी अच्छा हेल्प मिला था, ठीक है, नाबार्ड की तरफ से काफ़ी अच्छा हेल्प मिला था। का उन दिनों 20 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मुझे जितना करेंटली याद है। इसके ऊपर मैंने बाद में एक प्रोजेक्ट भी किया था, मतलब ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट में मैंने किया था, लेकिन पहले ये नाबार्ड से इन्होंने लोन वगैरह पास करवाया था, बेसिकली रूरल प्रोजेक्ट था। तो
जैसे ही कंपनी फॉर्मेशन हुआ, उन दिनों मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे को ये सब कंपनी बिजनेस कुछ पता नहीं होता था सर। मैं हार्डली 9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड में मोस्ट प्रोबेबली था मैं उस टाइम पे, तो उतना नॉलेज तो नहीं था, उतना नॉलेज था नहीं मेरे को। तो पापा मेरे को क्या किया, पापा आके मेरे को बोला कि देख ये सब दिया है, हाँ। तो पापा को बिजनेस करना आता है, बट ये सब बिजनेस का जो लीगल मैटर्स है, ये सब के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब दूर दूर का नाता है। ठीक है, तो पापा आके मेरे को दे दिया, बोले देख ये सब इंग्लिश में कितना सारा चीज लिखा हुआ है, मतलब जेन्युइन चीज बता रहा हूँ आपको। तो फिर मैं उस किताब को लेके ना बैठ गया, बोले बाबा कंपनी बनेगा तो पहले ये सब बुक्स बनता है एओए एमओए का। अभी भी वो किताब है मेरे पास, वो एक कंपनी का एओए एमओए। बाद में वो कंपनी बना, बट वो कुछ डिस्प्यूट हो गया था ड्यू टू माविस्ट प्रोन एरिया के कारण। एक्चुअली मेरा जो नेटिव है वो एक्चुअली माविस्ट नक्सलाइट प्रोन एरिया के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पर वो माविस्ट के कारण सर वो प्रोजेक्ट वगैरह सब बेकार हो गया था। लेकिन बाद में कुछ और लोगों ने आके वो प्रोजेक्ट को चलाया, बट वो माओइस्ट प्रोन एरिया में नहीं बना, एक दूसरा शहर के पास मिदनापुर टाउन बोल के एक टाउन है, वहां पर बना है सर। दैट्स अ डिफरेंट इशू, मैं आपको वो चीज बताना नहीं चाहता। मेरे को बस आपको ये कहना है, रियल कहानी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंपनी का एओए एमओए बना ना, तो ये चीज मेरे को जब मैं स्कूल स्टैंडर्ड में था, मेरे हाथ में ऐसा एक एमओए एओए आया था। लेकिन आ तो गया एमओए एओए, मैं उसको देखता था कि भाई कंपनी बन रहा है। पापा जब भी मेरे को बोलता था कि देख भाई बिजनेस बन रहा है, देख बिजनेस बन रहा है, एओए एमओए आ गया कंपनी का, ठीक है। तो मैं रोज बैठ के ना कंपनी का डिटेल्स, मैं पापा को जो भी पूछता था, बोलता था सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, देख ले। जेन्युइन चीज बता रहा हूँ आपको। जब भी मैं पापा या फिर जो फ्रेंड्स, पापा के जो फ्रेंड्स थे, मैं उनको पूछता था कि अंकल क्या बनेगा, कितना क्या होगा, तो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट था। तो मैं बोल पूछता था उनको कि क्या अमूल जैसा बनेगा या समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का सवाल मेरे मन में होता था, तो मैं उनको पूछता था। तो वो बोलता था बेटा ये किताब देख तू, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मेरे को सच बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आता था। क्यों जानते हो? बिकॉज लीगल लैंग्वेज है, और इतना बोरिंग स्टाइल में विदाउट एनी इमेज लिखा होता है, किसको समझ में आएगा ब्लैक एंड व्हाइट का किताब। और इस तरह से जैसे यहाँ पर है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, टेन्योर ऑफ ऑफिस मैनेजिंग एजेंट्स, प्रिलिमिनरी, ठीक है, ऐसा किताब किसको पढ़ने को अच्छा लगता है? हाँ, ऐसा ऐसा किताब किसको पढ़ने को अच्छा लगता है सर? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे देखो ना, मैं आपको एमओए पे लेके चलता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो ये एमओए है, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपनी, इसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का नेम क्लॉज क्या है, कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है। सिमिलरली कंपनी का एओए के बारे में भी कुछ बात आज मैं करूंगा आपसे, तो इसलिए मैं एक बार आपको एओए दिखाता हूँ। 14 से 90, चलो देखते हैं, 14 नंबर पेज में चलते हैं। जस्ट आपको दिखा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपको भी देख के बोरिंग लग रहा है, बट इट्स बोरिंग, बट एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, यही तो काम होता है, ठीक है। चाहे कितना भी बोर फील कर लो, बट रियल लाइफ में यही सब चीजें लक्ष्मी भी लाता है समझ रहे हो ना सर? ये बोरिंग चीजें लक्ष्मी लाता है, जो अट्रैक्टिव चीजें होते हैं ना, उसमें लक्ष्मी कितना आएगा उसके ऊपर, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो बेसिकली कहाँ चला गया भाई, पेज नंबर 14। अच्छा, ये ऑलरेडी हम लोग आर्टिकल्स के अंदर पहुंच गए सर। जस्ट अ सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड। स्टार्टिंग पार्ट में पहुंचते हैं तो कुछ चीजें आपको मैं रियल में दिखाता हूँ। 14 नंबर पेज, यस, ये देखो सर। अच्छा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, वो दिखाई दे रहा है ना सर? तो देखो क्या लिखा है, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और अडॉप्टेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 12 सितंबर 1961। ओके, फिर उसमें क्या बता रहा है सर? टेबल ए एक्सक्लूडेड, ठीक है, टेबल ए नॉट टू अप्लाई कंपनी टू गवर्न दीज आर्टिकल्स, द रेगुलेशंस कंटेंट इन दिस आर्टिकल्स, द फर्स्ट क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम पे बना हुआ था, शैल नॉट अप्लाई टू दिस कंपनी बट द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेंबर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है ना सर, दिस इज नॉट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए तो एमओए है सर, कंपनी के लिए एमओए बनता है। तो फिर एओए किसके लिए बनता है सर? एओए बनता है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है सर, this shall not apply to this company but the regulations of the for the management of the company and for the observations of the members thereof and their representative shall subject to an exercise of the statutory power of the company in reference to the
repeal or alteration or addition its regulations by special resolutions, but ये this is a old act जो 2013 से पहले था उसके रिगार्डिंग ये बना था, बट अल्टीमेटली पुराना एक्ट भी एक्ट ही था, ठीक है, जो बाद में बना है। इसमें यहाँ पर देखो इंटरप्रिटेशन में क्या बताता है, दिस इज अ रियल लाइफ एओए, ठीक है, कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल लाइफ एओए है सब। इसमें इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आर्टिकल्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स अनलेस रिपुग्नेंट टू द सब्जेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट, द एक्ट और सेड एक्ट, द एक्ट और सेड एक्ट मींस द कंपनीज एक्ट 1956 एज अमेंडेड अप टू डेट, जैसे यहाँ पर अभी आजकल क्या लिखेगा 2013, ठीक है, और एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया कंटेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिलेशन टू कंपनीज। फिर उसके नीचे बोर्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, द बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन है ये बोर्ड, कौन है कंपनी, कौन है डायरेक्टर्स, कौन, डिविडेंड क्या है, ये सभी चीज कंपनी का रूल बुक है सर, कंपनी का रूल बुक है, ठीक है। तो चलो सर मैटर को थोड़ा समझते हैं, ओके, मैटर को थोड़ा दिल से समझते हैं कि ये एओए एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अब चलो रियल चीजें देख लिया आपने, ऐसे अगर आप बोलोगे कि सर मेरे पास नहीं है मेरे को भेज दो, मैं देखना चाहता हूँ एओए, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बहुत लोगों को मैं कर चुका हूँ, अगर किसी को बाई चांस नहीं किया आप मेरे को बोल सकते हो, मैं कर दूंगा फिर से। अच्छा, तो फिर आज मैं आपको एक्चुअली यही एओए बताऊंगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो दोनों कंपनी के लिए बहुत वाइटल दो डॉक्यूमेंट्स है सर, ठीक है, जिसके बेसिस में एक्चुअली कंपनी को वास्तव में चलना पड़ता है, ठीक है। सो चलो बात करते हैं। The article of association of a company are in its rules and regulations which are framed to manage its internal affairs, मतलब कंपनी इंटरनल लेवल में अपना क्या बिजनेस अफेयर्स होता है, ठीक है, वो सभी चीज मेंटेन होता है थ्रू एओए, ओके। जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन व्हिच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी क्या करेगा, कंपनी कैसे बनेगा, कंपनी का क्या काम है, वो बताया जाता है एमओए पे, ठीक है, मेमोरेंडम में बताया जाता है। बट आर्टिकल में कंपनी का इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात होता है कि कंपनी इंटरनल लेवल में कैसे चलेगा, कंपनी अपना मैनेजमेंट को कैसे ऑब्जर्व करेगा, दैट इज ऑल अबाउट एओए। सो एओए इज ए जो है सर वो मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है, दिस इज फॉर द मैनेजमेंट, ये बात तो पहले ही तय कर लो सर। ये फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस फॉर एमओए एंड एओए, एमओए इज फॉर कंपनी एंड एओए इज फॉर द कंपनीज मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ में आया सर? हेलो, क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? ओके यस सर, तो ये बात अब लोग एकदम पहले तो गांठ बांध लो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। अब इसके बाद देखो बेसिक तो समझ में आ ही रहा है, बट धीरे धीरे इसका डेप्थ भी समझेंगे, और डेप्थ में आपको मैं इंडोर मैनेजमेंट समझाऊंगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी फिर से समझाऊंगा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, दुनिया भर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है, तुर्कवांड रूल, ठीक है, जो एक्चुअली इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा नाम है तुर्कवांड रूल। क्या है ये तुर्कवांड रूल? सुन के कैसा लग रहा है ना सर, तुर्कवांड कहाँ से आ गया, जैसे कोई तुर्की अटैक कर रहा है ऐसा लग रहा है, नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, कोई तुर्की अटैक नहीं है, तो तुर्कवांड रूल आई विल डिस्कस, वेट, ओके। तो चलो सर आपको थोड़ा और डिटेल्स में एओए समझाते हैं। सो ऑल्सो द आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो अगर हम लोग ऐसे बोले कि आर्टिकल्स जो है वो कंपनी का इंटरनल रेगुलेशंस है, तो कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, एकदम सही बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात हुआ था सर गिनेस वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड के बीच में, एक ऐसा केसेस आया था, तभी पता चला था कि अच्छा एओए जो है ये कंपनी का इंटरनल रेगुलेशंस के ऊपर बात करता है। These general functions of the article have been aptly summed up by Lord Cairns, ठीक है, in Ashbury Carriage Company versus Ritchie, जो हमारा एमओए का केस था, ठीक है। The article play a part subsidiary to memorandum of association, मतलब ये मेमोरेंडम का एक सब्सिडरी बन गया, कौन? आर्टिकल। They accept the memorandum as the charter of incorporation, ठीक है, मतलब इस केस में जो लॉयर्स थे एसबेरी कैरेज वर्सेस रिचेस का, उसमें ये समझ में तो आ गया था कि जो एमओए है वो कंपनी का क्या है? चार्टर है, मतलब सबसे बड़ा जो लॉ बुक होता है जिसके बेसिस में चलना पड़ता है, दैट इज एमओए, ठीक है, चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड सो एक्सेप्टिंग इट द आर्टिकल प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज, तो फिर आर्टिकल क्या करेंगे? कंपनी का जो ड्यूटी है उसको बताएंगे, द राइट एंड पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी एज बिटवीन देमसेल्व्स एंड द कंपनी एंड मोड एंड from in which the business of the company is to be carried out,
मतलब बिजनेस जो चलेगा ना सर, उसका कुछ ड्यूटी फॉलो करना पड़ता है, बिजनेस करने का कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, बट इफ दिस एवरीथिंग इज फॉलोड फ्रॉम AOA and the mode and from him which changes in the internal regulations of the company। अब बिजनेस करने के टाइम पे कुछ चेंजेस भी आता है, इंटरनल रेगुलेशंस पे भी बदलाव हो सकता है टाइम टू टाइम, वो भी AOA के अंदर चेंजेस किया जाएगा। डोंट वरी, किस तरह का चेंजेस, कैसा चेंजेस, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा पेशेंस जो आप लोग हमेशा रखते हो आज भी रखा करो, मैं आपको अभी समझाता हूँ। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। सर एक ध्यान से सुनना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या बता रहे थे? द मैग्ना कार्टा। क्या बोला सर? द मैग्ना कार्टा। सर व्हाट इज दिस मैग्ना कार्टा? सर एक्चुअली ये मैग्ना कार्टा वर्ड ना आज नहीं सर, ये एक्चुअली ब्रिटिश रूल में ये लोग यूज करता था, ब्रिटिश पीरियड में ये मैग्ना कार्टा यूज करता था। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े हो तो ये मैग्ना कार्टा हिस्ट्री में भी नोट आता था। किसी ने ये मैग्ना कार्टा का मतलब नोट्स बचपन में हिस्ट्री में पढ़े हो सर? मैग्ना कार्टा इन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में आपको जरूर मिलेगा मैग्ना कार्टा। किसी को भी याद है? एनीवन? बचपन में 7, 8, 9, 10? नहीं सर, बड़ा फेमस पॉइंट था, इसके ऊपर काफी सारा रूल बना हुआ है। मैग्ना कार्टा का मतलब ही हो जाता है कि, मैं आपको थोड़ा पहले मैग्ना कार्टा समझा देता हूँ। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, द मैग्ना कार्टा इज ए बिजनेस डॉक्यूमेंट, हेंस इट हैज टू बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली। मतलब जो मैग्ना कार्टा होता है ना, वो स्ट्रिक्ट रूल होता है, उसको बदलना मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मतलब ऐसे होते हैं ना, ऐसा घर के जो हेड होते हैं, कई बार हम लोग गलती करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है, इसके आगे कोई कोई बात नहीं करेगा, इस काइंड ऑफ दैट, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, अब आगे ये रूल कोई बदल मतलब नहीं बदल सकता। जैसे ये मैग्ना कार्टा रूल्स ब्रिटिश पीरियड में भी फॉलो हुआ था, ठीक है। तो जैसे it regulates domestic management of a company and creates certain rights and obligation between the members and the company। ये केस भी बना था एसएस राजकुमार वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच में। अच्छा एक बार मैं आपको चलो ब्रिटिश पीरियड को, ब्रिटिश पीरियड में मैग्ना कार्टा के बीच में क्या हुआ था, ये एक्चुअली मैग्ना कार्टा पॉइंट मेरे को याद था क्योंकि बचपन में ये लॉर्ड डालहौजी या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इनके बीच में मैग्ना कार्टा रिलेटेड भाई कुछ तो हुआ था। 1858 में भी एक इंटरेस्टिंग केस बना था मैग्ना कार्टा में। आपको ये यूपीएससी में भी ये सवाल बहुत पूछते हैं सर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, an act of British Parliament that transferred the government and territories of East India to the British Crown। मतलब एक्चुअली 1858 में ये भी एक मैग्ना कार्टा आया था, मतलब हाईएस्ट एंड स्ट्रिक्ट रूल्स कि एक्चुअली पहले भारत को कौन शासन करता था? ब्रिटिश के बिहाफ में ईस्ट इंडियन कंपनी, जो एक यूरोपियन कंपनी था और बेसिकली दे आर फ्रॉम यूके, ठीक है, जो यूके को रेवेन्यू जनरेट करके देता था, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी। यही ईस्ट इंडियन कंपनी से जो ब्रिटिश है सर, ब्रिटिश मतलब जो यूके वाले हैं सर, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी द ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर करना है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत का सारा जमीनें होता था, ठीक है, लेकिन वो एक रूल बनाया गया था, the East India Company to the British Crown, the company's rule over British territories in India came to an end and it was passed directly to the British government। ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू से भारत कंट्रोल होगा और भारत क्या था? ब्रिटिश का टेरिटरी। ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था, वो भी मैग्ना कार्टा कॉन्सेप्ट में बना था। मैग्ना कार्टा में बहुत कुछ बना हुआ है हमारे देश में। जैसे 1854 में डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने भी एक कॉन्सेप्ट रचा था कि ये जो हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन चालू हुआ है ना सर, ठीक है, ये बचपन में मैं इतिहास में पढ़ा था सर, हिस्ट्री में। Wood's dispatch is called Magna Carta of English education in India because it professed the promotion of Western education in India। मतलब जानबूझ के ही, जो आज भी हम लोग करते हैं सर। In 1854, sent a dispatch to Lord Dalhousie, the then Governor General of India, and the Wood's dispatch is considered as Magna Carta of English education। ठीक है, I hope you understand कि ये Magna Carta आज नहीं सर, it's a very old concept जो काफी पुराने दिनों से ब्रिटिश यूज करता था। सो ठीक है, अभी मैग्ना कार्टा के रिलेटेड हम लोग इतिहास में नहीं यहाँ बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना होगा। That is the concept. The document containing the article of association of a company, the Magna Carta, is a business document. Hence, it has to be construed strictly. It regulates domestic management of a company and creates certain rights and obligations between the members and the company। एस एस राजकुमार वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग का केस बना था कि भाई
AOA जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, और ये बात आज नहीं सर, बहुत पुराना बात भी है। ओके, नाउ चलो धीरे धीरे मूव ऑन करते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इनफैक्ट द बाईलॉज ऑफ द कंपनी, मतलब मेन लॉ का बाई लॉ है, अकॉर्डिंग टू व्हिच डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एज रिगार्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का अकाउंट्स, कंपनी का ऑडिट, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन AOA। इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर दैट द ऑडिटर शुड स्टडी देम। सर बात को ध्यान से सुनना, कंपनी का मैनेजमेंट का जो भी मैटर है, जब कोई भी ऑडिटर, ऐसे ऑडिट का सब्जेक्ट तो भी है नहीं, बट ऑडिटर कौन होते हैं जानते हो सर? ऑडिटर नॉर्मली एक्सटर्नल पार्टी होते हैं। ऑडिटर जब कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं, एक्चुअली देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो मैं अभी ऑडिट का मतलब एक्सटर्नल ही मान के चलता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑडिट तभी बाहर वालों के लिए वैलिड होता है, अकाउंट्स का ऑडिट होता है। ऑडिट क्यों होता है? ताकि जो भी कंपनीज के साथ जुड़े हुए इंटरेस्टेड पार्टीज है, इंटरेस्टेड पार्टीज इन द सेंस, जैसे मानो कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कोई कंपनी को लोन दिया है, कोई कंपनी का एडवांस लिया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज कंपनीज को कुछ ना कुछ तरीके से कंपनी से कनेक्टेड है, स्पेशली ऑडिट इज फॉर देम। गवर्नमेंट एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या क्यों स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं? अगर कंपनी ठीक ठाक सब कुछ शो कर रहा है, इसका मतलब कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को ठीक ठाक टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ कनेक्टेड होता है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब कुछ। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि ऑडिटर जब ऑडिट करने जाते हैं किसी कंपनी के बारे में, उसे भी कंपनी का जो रूल बुक है, दैट इज AOA है, उसका जानकारी होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। क्या रे, समझ आ रहा है ना? Auditor should study them, and while Yes, sir. doing so, he should note the provision therein in respect of relevant matters. तो ऑडिटर को भी कंपनी के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जब भी कोई ऑडिट लेता है ना, वास्तव में वो कंपनी के मैटर को जानने के लिए कंपनी का जो AOA है, जो कंपनी का MOA है, वो मंगवाते हैं, ठीक है, तभी जाके वो कंपनी पे ऑडिट करने के लिए बेसिकली बड़ा सरकारी कंपनीज का क्या होता है जानते हो? ऑडिटर्स को देने से पहले वो एक्चुअली टेंडर बुलाते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। वो टेंडर में ऑक्शन होता है कि वो कंपनी बताते हैं कि भाई मेरा ऑक्शन ऑडिट होगा, मैं इतना अमाउंट पे करूंगा, तो मेरा ऑडिट कौन सा ऑडिट फार्म, मतलब चार्टर्ड फार्म बेस्ट वे में करके दे सकता है, तो उसका टेंडरिंग होता है। तो टेंडर होने के बाद उसमें ऑक्शन में लोग अपना कोटेशन जमा करते हैं, जो ऑडिट फार्म होते हैं, फिर वहां पर बोले, स्पेशली इन गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ऐसा होता है सर, प्राइवेट कंपनीज के केस में भी ऐसा हो सकता है अगर वो बड़ा कंपनी है तो। और नॉर्मली प्राइवेट लेवल में नॉर्मली भी आप किसी को भी हायर करके, ऑडिटर को हायर करके आप अपना बिजनेस का ऑडिट करवा सकते हो। तो ये सब प्रोसीजर है, बट एक ऑडिटर के लिए कंपनी के बारे में जानना, कंपनी का रूल को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब नहीं तो बाद में क्या होता है ना, जब घोटाला वगैरह हो जाता है, तब बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मेरे को नहीं पता, हाँ, ऑडिटर को तो सब पता होता है। हेलो, बोलो सर। ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ कहना चाहता है, मतलब आवाज आ रहा है हल्का हल्का। कुछ सवाल है क्या? बोलो। ओके सर, मैं मूव ऑन करता हूँ फिर, सवाल अभी तक नहीं पहुंचा। सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 seeks to provide the contents and model of article of association, the section lays। तो जो मैं आपको एक्चुअली टाटा का केस में दिखा रहा था, ये जो टाटा का AOA MOA है, यहाँ पर भी मैं आपको एक्चुअली दिखा रहा था, ये जो डिटेल्स है ये एक्चुअली क्या है। ये जो डिटेल्स है जो बड़ा बोरिंग सा है, ठीक है, किसी को भी पढ़ने का मन नहीं करता, बट अगर आप इंटरेस्टेड पार्टी होते हो ना, अगर आपका कंपनी में पैसा फंसा हुआ होता है, या फिर आप कंपनी का ऑडिटर बन के जाते हो, ठीक है, ऑडिटर का जो ऑडिटर मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन ऑडिटर, या कॉस्ट अकाउंटेंट एज ए कॉस्ट ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी एज ए सेक्रेटरियल ऑडिटर, ठीक है। तो इन ईच एंड एवरी केस यू हैव टू नो अबाउट द कंपनी, ठीक है। तो तब आपको कंपनी के बारे में जानना एकदम सर चुपचाप जरूरी है, चुपचाप जरूरी है। तो आपको कंपनी के बारे में तो जानकारी लेना है, बट आपको क्या पता होना चाहिए सर? सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सिक्स टू प्रोवाइड द कंटेंट्स एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें वो कंटेंट्स क्या गए? रेगुलेशंस। द आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मैनेजमेंट्स है उनके बिहाफ में वो रेगुलेशंस बनाएगा। जैसे स्कूल में बच्चे लोगों के लिए रेगुलेशंस बनाया जाता है ना? आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, क्या स्कूल आपके लिए रूल बुक नहीं बनाता था?
ये स्कूल का नियम है, ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ विश्वजीत, अरे विश्वजीत हाँ बोला, मतलब विश्वजीत को फॉलो नहीं होता था। फॉलो नहीं होता था, मतलब रूल तोड़ने में तुम लोग माहिर थे, है ना, रूल तोड़ने में तुम लोग माहिर थे। चलो अच्छा है, ओके। इंक्लूजन मैटर्स, ठीक है, इट्स लाइक दैट, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, मतलब हम लोगों को पता नहीं है कंपनीज के बारे में ज्यादा, मतलब इन आम आदमी के बिहाफ में बात कर रहा हूँ कि हमें ज्यादा पता नहीं है, इसका मतलब पता नहीं कि भाई क्या रॉकेट साइंस होगा कंपनी लॉ के अंदर। हाँ मतलब लोग इस तरह से इसको मतलब हवा बनाते हैं ना, हवा समझते हो कि भाई कुछ खास चीज होगा, कॉर्पोरेट लॉ ऐसे बोल देते हैं ना, जैसे लगता है कि कुछ खास है, अरे कुछ खास नहीं है, सब आम है। हर चीज को खास बना दोगे ना, खास मतलब टू मच इंपॉर्टेंस दे दोगे ना, वो सर पे चढ़ के बैठेगा। तो मैटर को जितना सिंपल समझ सकते हो उतना सिंपली समझो, ठीक है, हर चीज को ना सिंपल फॉर्म में समझो, किसी भी चीज को ना जबरदस्ती, भाई कॉर्पोरेट लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, मतलब जैसे मानो कि उसका कोई भाई है या दोस्त है, हाँ तो बोलते हैं कि क्या करता है, हाँ कोई बोलता है मैं सीएस करता हूँ, ठीक है, मैं सीएस करता है, तो फिर वो समझाते हैं भाई पता है कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना पड़ता है। तो वो उसका जो भाई है ना उसको उतना पता नहीं है, या फिर बेसिक सा वो कोई नॉर्मल कॉलेज में बेसिक जनरल डिग्री ले रहा है, अच्छा कॉर्पोरेट लॉ, मतलब ऐसा समझा के देता है ना जैसे लगता है कुछ, मतलब कोई हाथी घोड़ा निकाल रहे हैं वहां से, ऐसे कुछ नहीं है, बेसिक मैटर है, समझा करो, ठीक है। मतलब ये ना मार्केट में हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताने का एक ऐसा ट्रेंड बन गया है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि हर चीज को तुम ज्यादा दिखाओगे तो क्या वो ज्यादा हो जाएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, बट मैटर को जितना सिंपल कर दे उतना अच्छा है। ओके, आगे बताते हैं सर। contains regulations, the article of a company shall contain the regulations for management of the company, inclusion of matters, the article shall also contain such matters as are prescribed under the rules. However, a company may also include such additional matters in its article as may be considered necessary for its management. अगर मैनेजमेंट के लिए कोई खास वजह होता है, कुछ खास नेसेसरीज होता है, तो वो नेसेसरीज मैटर को भी इंक्लूड करना पड़ता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सर जानकारी के लिए आप चाहो तो कंपनी का ये OAMOA फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो OAMOA फॉलो करोगे ना, आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ, कॉल्स शेयर्स, मैं आपको आगे आगे कुछ केस लॉस बताऊंगा ना तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, उसके बाद घर में आराम से बैठे बैठे OAMOA पढ़ते रहना सर, ठीक है। कभी कभी ना वो बेकार का यूट्यूब वीडियोस देखने से अच्छा होता है, हम लोग बहुत टाइम ऐसे वेस्ट करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं भी कभी कभी थोड़ा बहुत वीडियोस देख लेता हूँ, कभी कभी सर, बहुत रेयरली, तो फिर बाद में सोचता हूँ भाई क्या किया, फालतू का चीज देख के टाइम वेस्ट हो गया, मतलब हाँ अच्छा चीज भी मिलता है आई नो, बट हम लोग मैक्सिमम टाइम तो मिस यूज करते हैं, ये बात तो आप लोगों को एग्री होना ही पड़ेगा। ओके अच्छा, कंटेंट प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, सर ये क्या हो गया, कंटेंट्स प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, ध्यान से सुनना और समझना। सर एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि भाई ऐसा रूल जिसको इतना इजीली बदलना संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐसा प्रोविजंस जिसको आप इजीली बदल नहीं सकते, मतलब मन हुआ बदल दिया ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंटेंट्स प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, द आर्टिकल में कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग। क्यों एंट्रेंचमेंट बनाया जाता है, ताकि प्रोटेक्ट किया जाए किसको, या तो मैनेजमेंट को, या तो शेयर होल्डर्स को, या तो कंपनी को, किसी को भी प्रोटेक्ट समथिंग, तभी वो एंट्रेंचमेंट होता है। और जब किसी को प्रोटेक्ट की बात आता है ना सर, जब किसी को प्रोटेक्ट की बात आता है या किसी मैटर को प्रोटेक्ट करने का मैटर आता है ना, तो उसको इतना इजीली आप बदल मतलब इजीली ऑल्टर नहीं कर सकते। टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल बी ऑल्टर्ड ओनली इफ, ऑल्टर्ड कर सकते हो ओनली इफ कंडीशंस और प्रोसीडियर्स as that are more restrictive than those applicable in the case of special resolutions are met or complied with। मतलब ये सब केस को बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं कर सकते। जो लोग इंटरमीडिएट लेवल का लॉ पढ़ चुके हो मेरे पास, दे नो कि ये अड्डा बोल के एक चीज होते हैं सर, ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस ये सब लिया जाता है, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस में आपको सिंपल मेजोरिटी वोट से ही काम चल जाता है, बट स्पेशल रेजोल्यूशन में आपको स्पेशल वोट 75% वोट लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो ये अभी बेसिक लेवल में मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बट जो कंपनी बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है, मैनेजमेंट का एक पूरा अलग, मतलब कंपनी मैनेजमेंट का ना एक अलग ही पूरा चैप्टर्स होते हैं सर, इंटर में फाइनल लेवल में किसी किसी का, तो वहां पर आपको समझाया जाता है
कि किस तरह से कंपनी का मैनेजमेंट में स्पेशल रिजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस, ये सब काम करता है। तो करेंटली मैं इस मैटर को ना स्किप करता हूँ क्योंकि अभी नहीं बताना है, सब एकदम खिचड़ी पक जाएगा। बट इतना समझ लो कि कोई बड़ा मैटर होता है ना तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। ओके ओके, अंडरस्टैंड सर। अच्छा, मैनर ऑफ इंक्लूजन्स ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, अगर इंक्लूड करना हो, द प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी और बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल। आर्टिकल में अमेंडमेंट करना पड़ता है, ठीक है। एग्रीड टू बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और सभी मेंबर्स को एग्री भी होना पड़ता है इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। और अगर पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी मतलब सर आप लोग जानते हो बेसिक्स में ये सब पढ़ाया गया है, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में। पब्लिक कंपनी मतलब सर जो प्राइवेट नहीं है, हाँ वो बात तो है, बट इन सिंपल अगर मैं आपको याद रखने के लिए बोलूं, बेसिकली जहां पर पब्लिक का पैसा इंक्लूड है, ये आपको कॉमन सेंस में याद रह जाएगा, ठीक है। कि पब्लिक कंपनी मतलब जहां पर मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड तक हो सकता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज भी पब्लिक कंपनी हो जाता है बिकॉज वो भी पब्लिक के पैसे से चलते हैं। हो सकता है कि ये गवर्नमेंट कंपनी स्टॉक मार्केट लिस्टेड ना भी हो सकता है, बट इस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है। सो प्राइवेट कंपनी के केस में अगर सारा का सारा मेंबर राजी हो जाए तो आप मैटर को इंक्लूड कर सकते हो। अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है सर, थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत बड़ा बहुत ज्यादा मेंबर है ना, तो थोड़ा तो बात एक्स्ट्रा बनेगा ना। पॉइंट 5, नोटिस टू द रजिस्ट्रार। सर आरओसी, आरओसी वाले को बताना पड़ेगा ना। आप अगर अपने एओए एमओए पे चेंजेस करते हो तो आप आरओसी को तो बताओगे, रजिस्ट्रार को, जहां पर आप अपने कंपनी को रजिस्टर करते हो, है ना। जैसे हमारे कोलकाता में रजिस्टर ऑफ कंपनीज का ऑफिस है निजाम पैलेस, हाँ सर, ये आपका रविंद्र सदन के पास मिंटो पार्क के वहां पर है, ठीक है। तो निजाम पैलेस में आरओसी का ऑफिस है। भारत में दो ऐसा स्टेट है जहां दो दो आरओसी है, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज का ऑफिस, जैसे महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु पे, क्योंकि वहां पर कंपनीज का संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है। तो आरओसी के पास खबर होना चाहिए, बिकॉज आरओसी के पास सारा डेटा होता है कि भाई कौन क्या कर रहा है, किसके ओए में क्या लिखा है, दे हैव टू मेंटेन। तो where article contains provisions for entrenchment whether made or on formations or by amendment the company shall give notice। अगर फॉर्मेशन के टाइम पे होता है या फिर मतलब कंपनी जब बना रहे हो उस टाइम पे कुछ एंट्रेंचमेंट रूल्स बना रहे हो, या फिर बाद में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, जो भी करोगे भाई चुपचाप नोटिस भेज दो कि भाई मैंने बदलाव किया है टू द रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजंस इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे आरओसी आपको कहता है। बात समझ में कुछ आया सर? हेलो, ये जो अपना एमसीए है ना सर, उसी के थ्रू से मैक्सिमम काम हो जाता है। सॉरी, एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से ही आपको मैक्सिमम आरओसी का काम भी कंप्लीट हो जाता है। आपको मैं पहले भी दिखाया, आप चाहो तो एमसीए सर्विस में जाके, ठीक है, आरओसी मैटर्स के बारे में आप डिस्कस मतलब डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कंपनी सर्विस में चेक कंपनी नेम, कंप्लायंस फाइलिंग, अप्रूवल, ठीक है, चेंज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशनल सर्विस, ठीक है, कंपनी क्लोज करना हो, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले भी दिखाया, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा भी ये सब मैटर स्किप करता हूँ, दूसरा क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया आप लोगों से। अच्छा ना, register, अच्छा, forms of articles, the article of a company shall be in respective form specified in table F G H I J in schedule 1 as may be applicable of such company। तो ऐसा कुछ टेबल होता है फॉर्म के हिसाब से जो जमा करना पड़ता है। मॉडल आर्टिकल्स क्या है? एक कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेंट इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इन केस of any company which is registered after commencement of this act, insofar as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall, so far as applicable, be the regulation of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in duly registered article of the company। मतलब अगर बाद में भी बनता है ना लॉ, मतलब लॉ बनने के बाद भी अगर कंपनी बनाया जाता है फॉर्मेशन के बाद, तो उसको भी अपने रूल्स के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, सिंपल यही बता रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट भी आपको यहाँ पर बताना चाहिए सर, द फॉलोइंग आर द की डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन सर, कि बेसिक डिफरेंस बता दो सर एमओए और एओए का।
तो अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस बताऊं, जो आपको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट बताया था कि एमओए मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन और एओए मतलब कंपनी का रूल बुक। ऑब्जेक्टिव क्या है? एमओए डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी कहां तक कुछ कर सकता है वो तो कंपनी एमओए में बताते हैं। जहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस for the internal management of the company. Article determine how the objective of the companies are to be achieved. It's a very interesting case. मतलब जैसे हमारे लिए नियम बनाया जाता है ना, जैसे एक थोड़ा सा डिटेल्स में बोले सर, डिटेल्स मतलब थोड़ा सा अलग टाइप में मैं बोल सकता हूँ आपको एमओए एओए को जोड़ने के बारे में। जैसे मानो हम लोग ना हर कोई ना कोई रिलीजियस ग्रुप के साथ या रिलीजियस कॉन्सेप्ट के साथ मतलब लाइफ को लीड करते हैं, ठीक है। कोई हिंदुइज्म के साथ, कोई इस्लाम के साथ, कोई जैनिज्म के साथ, ठीक है, कोई सिखिज्म के साथ। सर कहना क्या चाहते हैं सर, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। कोई बुद्धिज्म के साथ, तो देयर आर लॉट्स ऑफ इज्म, हाँ, बहुत सारा एमओए हैं हमारे साथ, हाँ। ये सब क्या है बोले तो ये सब एमओए हैं। ये जो हिंदुइज्म, जो सनातनी, हाँ, हिंदुइज्म को क्या बोलते हैं सर? सनातन धर्म भी बोलते हैं, मतलब एक्चुअली जो बहुत पुराना है, इसीलिए दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सनातन। उसके बाद ये सिखिज्म बोलो, बुद्धिज्म बोलो, इस्लाम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, वट एवर जो भी रिलीजियस ग्रुप हम लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं, दे आर बेसिकली एमओए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्या है, जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, महत्व क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। हाँ सर, आप समझ रहे हो? थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है ना? आई होप कनेक्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी, अगर कोई बोलेगा सर मैं ये सब बिलीव नहीं करता, तो भी कोई बात नहीं सर, बिलीव करो ना करो, बट वी ऑल कनेक्टेड अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन अब कहने का मतलब है सर ये तो एमओए बता दिया, अब कहने का मतलब है व्हाट अबाउट एओए? हाँ सर, सर एओए एक्चुअली फैमिली होते हैं। एओए कौन होता है सर? फैमिली रूल होता है सर, जो जिसका भी फॉलो करता है, जो हिंदुइज्म फॉलो करता है, जो सिखिज्म फॉलो करता है ना, जो बुद्धिज्म फॉलो करता है, सबका देखना डेली लाइफ को लीड करने का अपना अपना कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि भाई हम इसलिए जीना चाहते हैं, हमको ये करना चाहिए, इस भगवान का पूजा करते हैं। कोई बोलते हैं कि हम भगवान मूर्ति का पूजा नहीं करते, हम निराकार का पूजा करते हैं, मतलब कोई मूर्ति सामने नहीं होता, बट देयर आर सम पावर्स जिसका पूजा हम करते हैं। तो सबका अपना अपना है, कोई बोलते हैं बहुत भगवान, कोई बोलता है एक ही भगवान, ठीक है। तो जिसका जो भी एमओए हो, डजंट मैटर, ठीक है, बट सबका अपना अपना एक फैमिली रूल होता है। दैट फैमिली रूल इज बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट। अब आपका फैमिली इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से मेंटेन करेगा, दैट इज ऑल अबाउट एओए। क्या बात समझा जा रहा है कुछ? हाँ सर। अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमओए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल मैटर में बता दिया, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, बट इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी, इट्स आवर डे टू डे लाइफ। अगर आप थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड होते हो हमारे आसपास के साथ, एज आप सभी कोई बड़े हो रहे हो, तो आप लोग कनेक्टेड हो भी रहे हो। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि दैट दीज आर सर एमओए, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव ड्यूटीज सब बताते हैं, बट उसको फॉलो कैसे करना है वो तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो फैमिली मैटर को समझते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर भी वही चीज समझाते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट को सही करते हैं। और जो अपने फैमिलीज जो बच्चे को संभाल नहीं पाते है ना, फिर हम बोलते हैं ना कि भाई देखो शिक्षा नहीं दे पाया ठीक ठाक से, है ना, धर्म का ज्ञान नहीं है। हाँ, धर्म मतलब बेसिकली कोई ठाकुर भगवान देवता नहीं, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट। तो कंपनी का भी कुछ ऐसा ही खेल है सर, कंपनी का भी कुछ ऐसा ही खेल है कि कंपनी अपने एमओए में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैटर सब बता के रखता है, और एओए के थ्रू से वो इंटरनल मैनेजमेंट को बताते कि भाई जो भी एमओए में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड, कि हम कैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। यू ऑल गेट द पॉइंट्स। मैं थोड़ा सा अलग रूट लिया था, बट फिर से मैं कंपनी लेवल में आ गया। बट क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि आपको समझ में आया बात? हाँ, क्या रे, यस सर। आया ना समझ में? बस इतना ही चाहिए। एमओए एओए का बेसिक डिफरेंस समझाने के लिए सर आपने ये इज्म का, मतलब बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, जो भी सभी चीज का हेल्प ले लिया। हाँ सर, मेरे दिमाग में अचानक से आ गया इसलिए बोल दिया आपको। जैसे आप लोगों को पता है ना, जो भी अब पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में चलता है मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि
क्या पता कल हो ना हो। ओके देखो आगे बढ़े। ओके तो एमओए एओए का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। नाउ पॉइंट इज रिलेशनशिप। एमओए डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड। एमओए क्या है? आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारा रिलेशनशिप को तय करता है। और आर्टिकल जो है ना वो एक्चुअली कंपनी के साथ हमारा रिलेशनशिप, मतलब बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ठीक है, ये तय करता है आर्टिकल। ठीक है, कंपनी के साथ मेंबर का रिलेशन कैसा रहेगा, इट्स ऑल अबाउट एओए। और कंपनी के साथ आउटर वर्ल्ड का रिलेशनशिप कैसा बनेगा, इट्स ऑल अबाउट एमओए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एमओए। जैसे स्पिरिचुअल किताबें जो है ना वो हमें ब्रह्मांड का ज्ञान देता है, दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञान देता है, तो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। कोई परमात्मा बोलते हैं या फिर सबका मालिक एक, जो भी आप समझो, इट्स आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जिसे हम कभी देखा नहीं या फिर उसको समझने का कोशिश करते हैं, तो दैट्स अ एमओए ऑफ स्पिरिचुअल किताबें। ठीक है, और जो एओए है दैट इज आवर डे टू डे लाइफ, जो हमारे फैमिली के साथ फैमिली मेंबर्स का कनेक्शन करवाते हैं। ठीक है, दैट्स अ रिलेशनशिप, दैट्स अ रिलेशनशिप ऑफ एमओए एंड एओए। ठीक है, एमओए के साथ आउटर वर्ल्ड, जैसे अगर कंपनी के बारे में बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी, तो कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड में कौन है? जैसे कंपनी का इन्वेस्टर्स, कंपनी का ऑडिटर, कंपनी का लोन प्रोवाइडर मतलब लेंडर्स। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, दे आर ऑल क्या, कौन हो गया सर, आउटसाइड वर्ल्ड। और कंपनी का अंदर का बात कौन कर लिया, कंपनी और उसका जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो कंपनी के मेंबर्स भी है, कंपनी का इंटरनल शेयर होल्डर्स जो लोग हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली कंपनी, और जिसके पैसे से कंपनी चलते हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का अंदर की बात। ओके ओके सर, ऑल्टरेशन के बारे में क्या बात कर सकते हैं सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मेमोरेंडम को आप सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ऑल्टर कर सकते हो एंड द मैनर प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट। इन मोस्ट केसेस परमिशंस ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, कंपनी का जो रीजनल डायरेक्टर होता है उनका परमिशन चाहिए होता है, और द ट्राइब्यूनल इज रिक्वायर्ड। ट्रिब्यूनल मतलब जो कंपनी लॉ बोर्ड होता है उनका भी परमिशन चाहिए होता है। द आर्टिकल्स कैन बी ऑल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशंस। आप एमओए को जब बदलना चाहते हो तो आपको रीजनल डायरेक्टर कंपनी का या ट्राइब्यूनल का हेल्प चाहिए, उनका परमिशन चाहिए। बट अगर आपको एओए को बदलना हो तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बदल सकते हो। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज अल्ट्रा वायरस। ओके, अल्ट्रा वायरस, ये अल्ट्रा वायरस क्या है? एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस। मतलब आप बात को समझो। ठीक है जैसे कोई बोलते हैं ना धर्म के खिलाफ जाके बात कर लिया, ये हमारा धर्म नहीं कहता, तो ऐसा ही ये कंपनी का धर्म नहीं है, ये कंपनी का धर्म के खिलाफ हो गया। ठीक है, तो कंपनी अपने एमओए के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पॉइंट इन एशबेरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीचे, है ना। कंपनी अपने धर्म के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, दैट्स एमओए। तो कंपनी अपने एमओए के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं कर सकता। एक्ट्स डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम और द अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड, अगर करता है तो बेसिकली कैंसिल माना जाता है। ठीक है, ये चर्चा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में करके रखा, आप लोगों के साथ डिस्कशन होके रखा। अगर बाई चांस किसी ने भी मिस किया है प्लीज एक बार गो थ्रू करो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे। ठीक है, बहुत अच्छा चर्चा हुआ था। दिस कैनॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द अनएनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। इवन अगर कंपनी अपने पावर के अगेंस्ट में जाके काम करता है, उसको अगर रेटिफाई करने का जरूरत होता है। रेटिफाई का मतलब होता है, मतलब क्या बोले सर, मतलब अनुमोदन बोलते हैं इसको बंगाली में, इट्स लाइक सबका परमिशन। ठीक है, रेटिफाई या मतलब परमिशन। ठीक है, कंसेंट भी बोल सकते हो। अगर इसको कंसेंट भी लेना है, अगर सारा का सारा शेयर होल्डर सबको ही एकदम ओवर क्राउड होकर भी वोट दे देना, तो भी आप उसको बदल नहीं सकते इतना इजीली। ठीक है, उसके लिए मैं बोला ना आपको, ये रीजनल डायरेक्टर, ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, एनसीएलटी, बहुत सारा चीजें करना पड़ता है। The acts ultra vires, the article can be ratified by a special resolutions. अगर एओए के बाहर जाके कोई कुछ करना चाहता है तो वो इजीली हो सकता है, जस्ट स्पेशल रेजोल्यूशंस का जरूरत पड़ता है ऑफ द शेयर होल्डर्स, प्रोवाइडेड दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। बट एक बात ध्यान से रखना पड़ेगा, आप आर्टिकल्स में जो भी बोला हुआ है इंटरनल मैनेजमेंट को देखने के लिए, आप उसको बदल सकते हो, बट आप आर्टिकल के अगेंस्ट में जाके कर सकते हो। बट आर्टिकल के अगेंस्ट में जाने का मतलब ये नहीं कि आप एमओए के अगेंस्ट में चले जाओगे, मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं सर, प्रोवाइडेड दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बदलना है
बट ऐसे बदलना चाहते हैं कि जो एमओए का ऑब्जेक्टिव को भी मतलब एमओए को भी मतलब बियॉन्ड हो जाता है, ऐसा नहीं कर पाओगे। आर्टिकल को बदलो बट एमओए में रह के बदलो। ये बात समझ में आया सर? यू कैन चेंज एओए, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बदल सकते हो, रेटिफाई कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू से ऑफ द शेयर होल्डर्स, बट नॉट बियॉन्ड द एमओए। इज दिस पॉइंट तो क्लियर अपने सर? ऑब्जेक्टिव के अंदर में रख के बदल सकते हैं। हाँ, अपने अंदर में रख के ही मतलब एमओए के अंदर में रह के ही बदल सकते हो। ठीक है सर, वेरी गुड, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। There is another important concept सर, जो एक्चुअली ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा, और कुछ केस लॉ भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब जो आपको सीखने को मौका मिलेगा। केस लॉस इन द सेंस जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं, है ना, लीगल रीजनिंग। ओके, तो देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इजी बट थोड़ा दिमाग खाने वाला है। ठीक है, इजी है बट दिमाग खाएगा। सर ऐसा क्या हो सकता है, इजी चीज कभी दिमाग खाता है क्या? सर एक्चुअली क्या है ना, दिमाग तो खाएगा ना, अगर आप दिमाग को इस्तेमाल करोगे, उसका यूज करोगे, थोड़ा तो उसका क्या बोले सर, मतलब उसका डिटोरिएशन तो होगा कि भाई दिमाग काम नहीं करेगा कुछ देर बाद। तो ध्यान से सुनो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझना पड़ेगा। सर ये क्या बात हो गई, इंडोर मैनेजमेंट को समझने के लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस? यस सर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? सर कंस्ट्रक्टिव नोटिस अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, जैसे मानो कि सर आप लोग एग्जाम देने जाओगे, बहुत लोगों का एडमिट कार्ड निकल चुका है इंटर फाउंडेशन का, है ना। एग्जाम एडमिट कार्ड में रूल्स रेगुलेशंस लिखा होता है, जल्दी बोलो। अरे अरे बोलो ना, एग्जाम का जो एडमिट कार्ड निकलते हैं क्या उसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखा होता है? यस नो? सभी को पूछ रहा हूँ, जस्ट थोड़ा तो रिस्पॉन्स करो सर। यस सर। यस सर, विश्वजीत ने बोला, बाकी लोगों को भी पूछना चाहता हूँ। ओके सर, एग्जाम के एडमिट कार्ड में रूल्स रेगुलेशंस लिखा होता है। सर कभी पढ़े हो क्या डिटेल्स में? हाँ, या कभी ऐसा भी हुआ है? हाँ बोलो, नहीं पढ़ा? कभी 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 नहीं पढ़े? कभी कभी पढ़े हैं। कभी कभी पढ़े हैं, अच्छा कभी कभी पढ़े हैं। अच्छा अभी एक चीज बात करता हूं, अगर मानो बाई चांस, ठीक है, बाई चांस अगर आप कभी किसी एग्जाम में, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर स्कूल एग्जाम, नॉट जस्ट फॉर सीए एग्जाम, नॉट जस्ट फॉर, हो सकता है कि प्रोफेशनल या फिर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, कुछ भी एग्जाम देने आप जा रहे हो, अब एडमिट कार्ड में क्या लिखा है पढ़े नहीं, तो आपने एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा कुछ कर दिया जो रूल्स को तोड़ता है, ठीक है, तो फिर जब आपको एग्जामिनर जो है वो जब आपको आके पूछते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली कंडक्ट करता है ना एग्जाम को, ठीक है, तो अगर आपको आके पूछते कि भाई आप तो रूल तोड़ दिए, तो फिर आप पूछते हो कि भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि एडमिट कार्ड में ही तो लिखा हुआ है, ठीक है, जो रूल बुक है एडमिट कार्ड, जो एग्जाम का रूल बुक भी है उसके साथ साथ। फिर आप उनको बोलते हो कि मैंने नहीं पढ़ा। अब मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आपने नहीं पढ़ा वो एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, तो क्या वो रूल आपके लिए अप्लाई नहीं होगा? सबके लिए। सबके लिए अप्लाई होगा, है ना। बट आपको तो मतलब आप तो नहीं पढ़े ना, तो फिर आपके लिए अप्लाई नहीं होना चाहिए। आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो फिर आपके लिए कैसे अप्लाई होगा? अगर आप पढ़ते तो फिर कम्युनिकेशन होता, है ना, तो कम्युनिकेशन होता तो फिर आप पे अप्लाई हो जाता। बट आप पे तो आप तो पढ़े ही नहीं ना क्या लिखा है, तो फिर क्या आप पे अप्लाई होगा? तो आंसर इज दैट कि यस सर होगा। क्यों? बिकॉज दैट्स अ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस। कुछ समझे सर? दैट इज अ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस। तो अगर नोटिस जो है वो अगर कॉन्स्ट्रक्टिव है तो इसका मतलब वो अप्लाई हो जाएगा सबके लिए, चाहे आप एडमिट कार्ड पढ़ो या ना पढ़ो। पॉइंट क्लियर हुआ सर? हेलो, यस सर। है ना। तो ध्यान से सुनना, सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको क्या कहता है। प्रोवाइड दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार। सर आरओसी के पास
आरओसी के पास जो भी चीजें जमा रहते हैं कंपनीज के बारे में, वो कंपनी का डॉक्यूमेंट सबके लिए है, ठीक है। कोई भी देख सकता है, किसी किसी केस में कुछ सर्टेन फीस जमा करके देख सकते हैं, और मेक ए रिकॉर्ड ऑफ द सेम और गेट ए कॉपी और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आप चाहो तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी देखना चाहते हो, जैसे ये देखो ना, ये टाटा मोटर, टाटा पावर का ये जो डिटेल्स लेके मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो सर्टिफिकेट, ठीक है, हियर बाय सर्टिफाई, ठीक है। टाटा पावर कब से आया है, क्या है, ये देखो, ये रजिस्टर है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, दिख रहा है सर, हेलो, यस सर। है ना, ये देखो, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब बना है कंपनी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव के साथ बना था, उसका एमओए क्या था, ठीक है। ये देखो, इट इज दे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 7 1930 के एक्ट में बना था टाटा, ठीक है। कंपनीज लिमिटेड गिवन अंडर द हैंड इन बॉम्बे दिस 18th day of September 1919, ठीक है। इस तरह से ये चीज बनाया गया था। तो ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का डिटेल्स आप चाहो तो निकाल लो, ठीक है। जो आरओसी के पास सब कुछ होता है, रजिस्टर है ना वो, उसके पास तो सब कुछ होगा। तो जो भी स्टेट है उसके आरओसी ऑफिस में या कंपनी के साइट से आप एक फीस जमा करके देख सकते हो। नाउ पॉइंट इज दैट including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fees. The memorandum and article of association of a company when registered with the registrar of companies, that is ROC, become public documents. जैसे ही आपका एमओए और एओए कंपनी का आरओसी के पास जमा होता है, वो क्या बन जाता है सर, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन, they are available to inspection for any person on the payment of a nominal fees. In other words, section सर स्क्रीन नहीं 399, दिख रहा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कब से, है अभी तुरंत। तुरंत, अच्छा फिर से हो गया, ये सब दिख रहा है। ओके। এই সবাই দেখতে পাচ্ছে স্ক্রিন, হ্যালো, यस सर। Yes, sir. ओके सर, ठीक है सर। तो देखो, तो the memorandum article of association of a company when registered with ROC become public documents and they are available for inspection to any person on the payment of nominal fees. In other words, section 399 confers the right of inspection to all, सबको right देता है ये। It is therefore the duty of every person dealing with a company, ध्यान से सुनना प्लीज, इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद ए कंपनी, अगर आप कंपनी के साथ डील करते हो, टू इंस्पेक्ट इट्स डॉक्यूमेंट एंड मेक श्योर दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद देयर प्रोविजंस, बट whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the content of the document. This kind of presumed or implied notice is called constructive notice. अगर आप कंपनी के साथ किसी भी तरह का डीलिंग्स पे जाते हो, ठीक है, कोई भी हो, आप एक कंपनी हो सकते हो, दूसरे कंपनी के साथ जा रहे हो, आप एक गवर्नमेंट हो सकते हो, आप कोई बैंक हो सकते हो, ठीक है, कोई भी, ठीक है। अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ किसी भी तरह का डीलिंग्स में जाता है, तो क्योंकि ये सब डिटेल्स कंपनी का जो भी डिटेल्स है वो एमओए और एओए में रहता है, और वो सारा डिटेल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के नाम पे सबके लिए अवेलेबल है, कभी कभी नॉमिनल फीस जमा करके आप उसको ले सकते हो। तो जब भी आप डीलिंग्स में जाते हो तो ये मान लिया जाता है, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आप कंपनी का डिटेल्स पढ़ चुके हो, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लॉ बता रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो और अच्छा, मानो कि आपने डिटेल्स तो निकाला, डिटेल्स तो एक्सट्रैक्ट किया आपने, बट आपने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते बाद में कि भाई मैंने तो पढ़ा नहीं, ठीक है। डिटेल्स निकाला तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने उसको पढ़ा, ठीक है। सो यू रीड दैट डॉक्यूमेंट्स, यू रीड दोज डॉक्यूमेंट्स, दिस काइंड ऑफ प्रिज्यूम्ड और इम्प्लाइड, मतलब मान लिया जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड का एग्जांपल था, कि आपके पास एडमिट कार्ड है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, बिफोर विजिटिंग द एग्जामिनेशन सेंटर आपने एडमिट कार्ड का सारा रूल्स रेगुलेशंस देख लिया था, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम भी देख लिया था, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये मान लिया जाएगा कि यू नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, जितना जानना जरूरी है, या फिर जितना उसने अपने एमओए और एओए में दे के रखा है। ध्यान से समझ में आया ना सर। लेकिन तो ये रहा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ वेट,
By constructive notice is meant whether a person reads the document or not, he is presumed to have knowledge of the content of the document. हाँ, पढ़ो या ना पढ़ो, ये presumptions रहेगा कि आपको documents का knowledge है. He is not only presumed to have read the documents, but also understood them. सिर्फ पढ़ा ही नहीं, आप समझे भी हो. In their true perspective, ठीक है, मतलब जो वो कहना चाहता है आपको वो भी समझ में आया, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा और समझ में भी आया, ये मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम्ड है, ठीक है, ये सब मान लिया जाएगा, इम्प्लाइड है. every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and article, but also of all other related documents such as special resolution etc. मतलब स्पेशल रेजोल्यूशंस या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस का भी कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप पढ़ लिया, ये मान लिया जाएगा. which are required to be registered with the registrar. अगर वो रजिस्टर के पास है तो ये कंपनी मतलब रूल भी बना देगा कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्टर के पास रजिस्टर कर दो, ठीक है. 10. If a person enters into a contract which is beyond the power of the company, अगर कोई पर्सन, जैसे वो एशबेरी कैरेज का केस था ना, वहां पर ऐसा हुआ था कि किसी ने एशबेरी कैरेज के साथ रीचे का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, वहां पर वो फाइनेंस करने का काम लिया था, लेकिन वो फाइनेंस का काम नहीं कर पाता बिकॉज उसके एमओए में लिखा नहीं है, वो तो बस क्या कर सकता है, लेबर सप्लाई, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकता है, ऐसा कुछ बात कहा गया था. इंजीनियरिंग जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो सप्लाई कर सकता है. तो अगर कोई, वो केस में लास्ट क्लास में समझा था, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं किया पूरा केस, ठीक है. If a person enters into a contract which is beyond the power of the company as defined in the memorandum or outside the authority of the director as per memorandum or article, he cannot acquire any rights under the contract against the company. समझ रहे हैं सर? मतलब आप कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में बांधते हो जो कंपनी के पावर के अगेंस्ट में है, और बाद में आप किसी कारण से अगर फंस जाते हो तो आप कंपनी के अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, सब कुछ प्रिजम्पशंस है कि कंपनी का क्या पावर है, आपको पता होना चाहिए. आप बात समझे कि नहीं समझे? सर ये तो कंपनी धोखा कर दिया हमारे साथ. अरे भाई आपको ये रूल क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये कंपनी क्या करता है क्या नहीं करता है. बिना जान के बिना पूछ के आप क्यों इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, क्यों इसके साथ डीलिंग्स में आ गए, इसका क्या बिजनेस है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता. यू हैव टू नो दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो ऑलरेडी आरओसी के पास जमा है. अगर फिर भी वो आपसे कोई धोखा करता है तो उसके अगेंस्ट में आप केस कर सकते हो, जो एक्चुअली कौन बोलता है सर, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है. बट इसमें किंतु आ रहा है ना सर ये कैसा बात हो गया है ना, क्या मन में थोड़ा खटक रहा है सर? अरे मन में थोड़ा खटक रहा है कि हो तो सकता है ना. सॉरी सर. क्या आप लोगों को थोड़ा सा खटक रहा है ना कि क्या चल रहा है केस? हाँ, कि कंपनी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ हो जाता है तो जो बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है वो फंस जाएगा. क्या रे, कुछ मन में ऐसा सवाल पैदा हुआ, ऐसा कोई सवाल मन में डिस्कवर हुआ है ना? अगर मन में क्वेश्चन आता है ना सर, मन में क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है. आप कितना अच्छा आंसर करते हो वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके मन में कितना अच्छा क्वेश्चन पैदा होता है, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट योर आंसर. आंसर तो बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वो रट्टू तोता का काम है, रट लो और जाके वहां पर उल्टी कर दो. बट क्वेश्चन मन में अराइज करना बहुत जरूरी है, एजुकेशन का सबसे बड़ा रूल मेरे हिसाब से. नॉट जस्ट मी, दुनिया तो यही कहता है. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अब एक्सेप्शन है सर, ध्यान से सुनना. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम लोग पहले पढ़े, क्यों? ताकि हम इंडोर मैनेजमेंट समझ सके. अब सवाल है सर इंडोर मैनेजमेंट है क्या? ओके, चलो देखते हैं. द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस ठीक जैसा बात करता है, इंडोर मैनेजमेंट ठीक उसका ऑपोजिट बात करता है, ठीक है. The aforesaid doctrine of constructive notice जो हम लोग अभी पढ़ के आए does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. मतलब ये जो constructive notice जो है, मतलब ये इसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं बनता है कि भाई आउटसाइडर्स जो है
वो कंपनी का इंटरनल अफेयर्स, मतलब कंपनी अपने अंदर में क्या डिसीजंस लेता है, ये सारा का सारा चीज जान लेगा क्या? हाँ, सब कुछ प्रिज्यूम कर लेगा। कोई भगवान है क्या? हाँ, या कोई मतलब टॉप क्वालिटी का कोई मतलब अंतर्यामी, हाँ, जो मन की बात समझ जाए, ऐसा थोड़ी है। कि कंपनी अपने लेवल में, इंटरनल लेवल में क्या कर रहा है, इसका सेंस कैसे कोई लगा सकता है? तो फॉर इंस्टेंसेस कुछ एग्जांपल देखते हैं। इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल और मेमोरेंडम, कोई एक्ट है कंपनी जो कर सकता है जो आर्टिकल और मेमोरेंडम दोनों बताते हैं, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. जो बाहर वाला है, जो आउटसाइडर है, वो क्या मान लेगा कि भाई कंपनी जो है वो सारा डिटेल फॉर्मेलिटीज फॉलो करेगा क्योंकि एमओए और एओए में लिखा हुआ है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ए लैंडमार्क केस, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। क्या नाम है सर? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड। इसीलिए दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट, पॉपुलरली नोन एज तुर्कवांड रूल। इतना पॉपुलर है कि आप गूगल करोगे ना, गूगल में जस्ट जाके आप लिखना तुर्कवांड रूल, ठीक है? इतना पॉपुलर है कि आपको तुर्कवांड रूल संगे संग दिखा देगा। ऐसे बहुत बाकी सभी चीज दिखता है, पर जो गुड सोर्स होते हैं ना, उसका आपको विकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया भी दिख जाएगा। तुर्कवांड रूल। तो तुर्कवांड रूल अगर आप देखना चाहते हो तो विकिपीडिया सोर्स में भी जाओ, वहां पर भी आपको तुर्कवांड रूल का डिटेल्स मिल जाएगा। मतलब इतना पॉपुलर केस है कि ये केस बन जाता है, ठीक है? रॉयल कोट ऑफ आर्म्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यूके का केस बना था, ठीक है? इस तरह का कोट ऑफ आर्म का मतलब लोगो है। 1850 नहीं, मोस्ट प्रोबेबली 1856 का केस है सर, ठीक है? 1856, जैसे वो सोलोमन वर्सेस सोलोमन इज अ वेरी पॉपुलर केस, इज लाइक दैट, ठीक है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड 1856, United Kingdom company law case that held people transacting with companies are entitled to assume that internal company rules are complied with even if they are not. This internal management rule in Turkwan's case is applicable in most of the company law world. It originally mitigated the harshness of the constructive notice doctrine. जो constructive notice का जो harshness है, basically उसी को मेंटेन करने में या मैनेज करने में तुर्कवान रूल एक बहुत बड़ा खेल बना था। एंड इन द यूके में इट इज नाउ सप्लीमेंटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2006। मतलब ये यूके का जो करंट एक्ट चल रहा है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2006 चल रहा है यूके में, ठीक है? ठीक है सर, यूके का लॉ अभी जरूरी नहीं है क्योंकि अभी यूके इंडिया और यूके का कॉलोनी नहीं है, ठीक है? खुशी मना सकते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है? तो चलो देखते हैं कि क्या खेल है। तो सबसे पहले तो आपको फैक्ट समझना पड़ेगा। सर ये फैक्ट क्या था? रॉयल मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट को अगर समझना है तो यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांड का केस क्या था। चाहे आप केस स्मैट से पढ़ो या फिर केस आप विकिपीडिया से पढ़ो, केस तो केस ही है, सेम है। मिस्टर तुर्कवांड वाज द ऑफिशियल मैनेजर। मिस्टर तुर्कवांड कौन है? ये एक ऑफिशियल मैनेजर है, लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरन्स कोलब्रुक स्टीम कोल एंड स्वांसी एंड लफर रेलवे कंपनी। ध्यान से सुनना, मिस्टर तुर्कवांड कौन है? ये एक ऑफिशियल मैनेजर है, लिक्विडेटर। जैसे कि कोई चार्टर्ड हो सकता है, कोई सीएमए हो सकता है, ठीक है, कोई सीएस हो सकता है, जो कंपनी के लीगल मैटर को संभालते हैं, ठीक है? द ऑफिशियल मैनेजर या लिक्विडेटर। कंपनी लिक्विडेटर कब आता है जानते हो? जब कंपनी बंद के कगार में पहुंचते हैं ना, तब आते हैं लिक्विडेटर, जो पूरा रूल के मुताबिक कंपनी को धीरे धीरे लिक्विडेट करेगा। किसका कितना, बेसिकली क्या है ना, वो देना पावना का मीट बांट करता है, ठीक है? देना पावना समझते हो? मतलब डेटर किसको कितना मिलेगा। हाँ, सिंपल यही है, किसको कितना मिलेगा और उसको कितना मिलेगा। अगर उसका किसी का मार्केट से पाना है, ठीक है, पाना है, तो वो उससे मांगेगा, डेटर से पैसा लेगा, क्रेडिटर को पेमेंट करेगा, ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन करेगा, और अगर किसी को सेल वगैरह करना है तो उसका मैटर को देखेगा। तो जस्ट अकाउंट्स, और उसका अकाउंट्स को देखना है, फाइनेंस को देखना है, और उसके डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ जैसे पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन ऑफ जैसे कंपनी होता है, इज जस्ट। तो ये लिक्विडेटर तब आता है एक्चुअली। तो अब खेल क्या है, ध्यान से सुनो। मिस्टर तुर्कवांड वाज द ऑफिशियल मैनेजर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरन कोलब्रुक स्टीम कोल एंड स्वांसी एंड लफर रेलवे कंपनी, जो एक्चुअली इंसॉल्वेंट हो चुका है, ठीक है? इंसॉल्वेंट लाइक जैसे अपना रिसेंट ट्रेंड में इंसॉल्वेंट हुआ है ना, अरे कौन है अपना, रिलायंस कम्युनिकेशन, है ना, जैसे अनिल अंबानी। हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस, क्या नाम है उनका,
विजय माल्या, हाँ सर, उनका जो कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस जैसे इंसॉल्वेंट बन गया ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30-35 हजार करोड़ लेके भागा, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। हाँ, यूके वो भी यूके का ही केस है, यूके के साथ ही अभी बन रहा है कि क्या होगा पता नहीं। तो ऐसे इंसॉल्वेंट केसेस चलता रहता है सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर तुरुकोंड वाज द ऑफिशियल मैनेजर ऑफ द इंसॉल्वेंट ये कंपनी का। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब और कुछ नहीं, जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज होते हैं ना, उसको बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनीज बोलते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स बनते हैं। तो सर इनकॉर्पोरेटेड अंडर पब्लिक द, कंपनी। हाँ पब्लिक कंपनी, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 के हिसाब से वो यूके में लिस्टेड हुआ था। द कंपनी हैड गिवन ए बॉन्ड, कंपनी जो है सर वो बॉन्ड दिया था किसको, हैड गिवन ए बॉन्ड फॉर ₹2000 टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक को। ठीक है, बॉन्ड मतलब क्या होता है, बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ लोन की तरह। ठीक है, मतलब बॉन्डेज हो जाता है कि जैसे गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है पब्लिक को हमारे देश में, बॉन्ड के थ्रू से कंपनी आपसे बॉन्ड उठाते हैं। तो इस यहाँ पर बॉन्ड का केस कुछ ऐसा है कि वो बॉन्ड मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये जो 2000 पाउंड का बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर ये जो कंपनी है ना सर, ठीक है, ये जो कंपनी है ये रॉयल ब्रिटिश बैंक को दिया था, ये जो कैमेरन कोलब्रुक स्टीम कोल एंड स्वानसी लफर रेलवे कंपनी, which secured the company's drawings on its current account। तो ये जो 2000 पाउंड है, इसके बदले रॉयल ब्रिटिश बैंक के अंदर ये जो कंपनी है वो अपना करंट अकाउंट को सिक्योर कर सकता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली बैंक क्या करता है ना, करंट अकाउंट यूज करने देता है। ठीक है, तो वो करंट अकाउंट अगर कभी फेलियर हो जाता है, करंट अकाउंट का कुछ रूल्स होते हैं बैंक में जो बेसिकली बिजनेस के लिए बिजनेसमैन लेते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो अगर करंट अकाउंट का रूल्स किसी कारण से डिसमिस हो जाता है, तभी होता है जब बिजनेस फेलियर होता है, जब बिजनेस इंसॉल्वेंट होता है, तभी वो करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाता। करंट अकाउंट में कुछ बैलेंस सारा साल में दिखाना पड़ता है ना सर, कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाना पड़ता है, ऐसा है ना सर, क्या रे, जो लोग बिजनेस संभालते यस हो, सर, मिनिमम हाँ कुछ मिनिमम बैलेंस मिनिमम हमेशा आपको, अमाउंट दिखा। मिनिमम बैलेंस आपको 10 लाख 15 लाख जो भी उसके करंट अकाउंट का फीचर्स है उसके हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर कभी फेलियर होता है तो बैंक भी बदले में कुछ मांगता है आपसे। तो ये 1844 के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ केस बना था, 1856 के टाइम पे भी। तो ये जो 2000 पाउंड का केस है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बेसिकली कंपनी ने ब्रिटिश बैंक को दिया था, जिसके कारण बैंक जो है इसका सिक्योरिटी लिया था, बेसिकली एक तरह का मॉर्गेज है कि अगर आप अपना करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते हो तो ये बैंक का है, सिंपल बात है, ये बैंक का हो जाएगा 2000 पाउंड। द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील, ये बॉन्ड जो था ये कंपनी के सील पे था, मतलब ये जो कैमेरन कोलब्रुक स्टीम कोल स्वानसी एंड लफर रेलवे कंपनी का बॉन्ड सील पे था। साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और सीएस, कंपनी का जो सेक्रेटरी था। आप लोग जानते हो सीएस का ये सब मैटर में बड़ा पावर होता है सर, बहुत ताकतवर है सीएस इस केस में, स्पेशली जैसे ही कंपनीज बिग हो जाते हैं सीएस का ताकत एकदम पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे आज की डेट में इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कंपनीज में सीएस मास्ट है ना, तो सीएस कंपनीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, द बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी व्हेन द कंपनी वाज सूड। अगर जब कंपनी पे केस किया गया, कंपनी अपने क्या बता रहा है, इट एलिज दैट अंडर इट्स रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट, रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से डायरेक्टर्स ओनली हैड पावर टू बोरो अप टू एन अमाउंट ऑथराइज्ड बाय ए कंपनी रेजोल्यूशंस। मतलब जो डायरेक्टर है कंपनी का, ध्यान से सुनना सर, मैं बोला ना थोड़ा दिमाग को खाएगा, डायरेक्टर ओनली हैड पावर टू बोरो अप टू एन अमाउंट ऑथराइज्ड बाय कंपनी रेजोल्यूशंस। जो कंपनी का डायरेक्टर है वो उतना ही बोरो कर सकता है जितना कंपनी रेजोल्यूशंस में बना हुआ है। ठीक है, नाउ मतलब यहाँ पर कंपनी ने कुछ बोरो कर लिया, कंपनी इंसॉल्वेंट क्यों बन गया, इतना बोरो कर लिया कि चुकता नहीं कर पा रहा है, और कंपनी का जो करंट अकाउंट का रूल्स है वो उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहा है ना, कंपनी जो करंट अकाउंट से ड्राइंग्स करता था वो भी नहीं कर पा रहा है, तो बदले में रॉयल ब्रिटिश बैंक ये 2000 का बॉन्ड यूज करना चाहता है, सिंपल बात है। तो जब ये केस उनके अगेंस्ट में बना तो क्या बात खेल रहा है सर, डायरेक्ट तो ये रजिस्टर्ड डीड ऑफ द सेटलमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बता रहा है directors only had power to borrow up to an amount authorized by an company resolutions. Resolution had been passed but not specifying how much the director could borrow। मतलब ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि भाई कितना बोरो, मतलब एक्चुअली डायरेक्टर बोरो कर सकता है ऑथराइज लिमिट तक, जो अथॉरिटी डायरेक्टर को रहेगा, बट कितना अमाउंट ये मेंशन नहीं हुआ था, बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच द डायरेक्टर कुड बोरो, डायरेक्टर कितना बोरो कर सकता है इसके बारे में रेजोल्यूशंस ने कुछ नहीं बोला था। बात को ध्यान से समझ में आ रहा है साहब,
कंपनी अपना रेजोल्यूशन दिखा रहा है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो रेजोल्यूशन पास किया है और रेजोल्यूशंस में वो बोला है कि डायरेक्टर बोरो कर सकता है जितना अथॉरिटी कंपनी करेगा रेजोल्यूशन के थ्रू से, बट रेजोल्यूशंस में ये नहीं बोला गया कि डायरेक्टर कितना बोरो कर सकता है कंपनी के रेजोल्यूशन के हिसाब से। तो अभी क्या है ना, ये तो कंपनी के अंदर की बात हो गया ना, तो अभी बैंक जो है वो क्या बता रहा है सर, तो इसमें केस बन गया, हेल इट वाज डिसाइडेड दैट बॉन्ड वाज वैलिड, ये जो बॉन्ड है ना ये वैलिड बॉन्ड है, सो द रॉयल ब्रिटिश बैंक कुड एनफोर्स द टर्म्स, ये अपना टर्म्स लगा सकते हैं कि भाई बॉन्ड को जो इनको मिल जाना चाहिए जो भी है। ही सेड द बैंक वाज डीम्ड टू बी अवेयर दैट द डायरेक्टर कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट रेजोल्यूशन अलाउड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वर रजिस्टर्ड विद कंपनीज हाउस, सो देयर वाज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा हुआ है, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि भाई डायरेक्टर अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से बोरो कर सकता है, बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो व्हिच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड बिकॉज दीज आर नॉट रजिस्ट्रेबल। कौन सा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रजिस्ट्रेबल नहीं है, सो द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो, ये कैसे जान लेगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या पास हुआ है और जो रजिस्ट्रेबल भी नहीं है। द बॉन्ड वाज वैलिड बिकॉज देयर वाज नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू द कंपनीज इंटरनल वर्किंग्स। अब बैंक का इसके बारे में, बैंक कंपनी अंदर में क्या कर रहा है इसके बारे में बैंक को कोई जानकारी देने का जरूरत नहीं है। दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट रूल दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम। इसको लेके बैंक का दिमाग खराब करने का या आउटसाइडर्स का दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो बात कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस के जैसा समझाने का कोशिश चल रहा था, इस केस में इंडोर मैनेजमेंट के रूल में कुछ एक्सेप्शंस आ गया। आपको समझ में आया सर? बैंक बताना चाहता है कि जो कंपनी मार्केट से जो जो बोरो कर रहा है वो बोरो का लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ रिजोल्यूशन में पास हुआ है, लेकिन बैंक का कहना है कि मतलब शायद आप अपना रिजोल्यूशंस के ऊपर जाके काम कर रहे हो, तो ये जो 2000 पाउंड है वो बेसिकली वो बॉन्ड के ऊपर अपना हक जताना चाहता है। कौन? बैंक। समझ रहे हैं ना? तो इसी के ऊपर ये पूरा केस बना हुआ है। अब कंपनी बोल रहा है कि मेरा जो कंपनी का रेजोल्यूशन है उसमें ऑथोरिटी है डायरेक्टर को, लेकिन कितना ऑथोरिटी है ये मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, ऊपर से दूसरा बात है कि भाई कौन सा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो भी जो रेजोल्यूशन रजिस्ट्रेबल नहीं है, इसके बारे में बैंक को कैसे पता करेगा? ठीक है, जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस, एओए कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस लिखा हुआ है आपको जान लेना चाहिए, लेकिन इस केस में ये बात नहीं बनेगा। ठीक है, और यही रूल बना गया था, यही रूल इस केस का सबसे बड़ा लैंडमार्क केस था, इसीलिए कि इसमें इंटरनल अफेयर्स इज द कंपनीज इंटरनल मैटर्स, तो हर केस में आपको जान लेना जरूरी है। प्रिज्यूम कर लेंगे आप सब कुछ जानते हो, कंपनी क्या कर सकता है नहीं कर सकता, यू नो एवरीथिंग, ऐसा नहीं चलेगा। तो दैट द कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर द कंपनीज प्रॉब्लम। ठीक है, ये बैंक का प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आया सर? इंडोर मैनेजमेंट। अगर आप इस केस को और डिटेल्स में देखना चाहते हो, ऐसे ये पूरा विकिपीडिया अगर छान मार लोगे वही चीज आपको बार बार समझ में आएगा जो अभी इतना देर से मैं आपको बताया। ठीक है, ये देखो सर जॉन जर्विस, इन्होंने ये बेसिकली इस केस को देखा था, और ये पूरा फैक्ट जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, उतना ही बोला हुआ है, पूरा सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर विकी में भी आप बोला हुआ है। तो इस केस का जो सिग्निफिकेंस निकला था, आप चाहो तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, the rule in Turquand case was not accepted as being firmly entrenched in law until it was endorsed by the House of Lords in Mahoney versus East Holyford Mining Company. Lord Hatherley phrased the law thus, मतलब इस केस को लेके आगे और भी बहुत सारा मैटर उठा है। ठीक है, तो तुर्कवान रूल जो है ना सर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो बेसिकली इन सिंपल इन कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस को बेसिकली खारिज किया था। आप बात समझ रहे हैं सर? तुर्कवान रूल जो है जो बेसिकली कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस का जो कॉन्सेप्ट था उसको चैलेंज किया था। क्लियर हुआ बात? बोलो हेलो सर, क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर, सबको समझ में आया? तुर्कवान रूल, यस हाँ सर, जो कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस का एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यही कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट इस कंपनी का पर्सनल प्रॉब्लम है, हर मैटर में प्रिज्यूम एज्यूम ऐसे थोड़ी ना चलता है। हाँ, तो बैंक अपना प्रोसेस कर सकता है जो बॉन्ड का प्रोसेस था। अब इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शन निकल गया। 10 यू विल नोटिस दैट अफोरमेंशन रूल
ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू पर्सन डीलिंग विद ए कंपनी, है ना। ये रूल किसके लिए अच्छा है? जो कंपनी के लिए डील कर रहा है, कंपनी के साथ डील कर रहा है थ्रू इट्स डायरेक्टर और अदर पर्सन्स। दे आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आर वैलिडली परफॉर्म्ड if they are within the scope of their apparent authority, so long as an act is valid under the articles if done in a particular manner. An outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in a manner required. The above mentioned doctrine of indoor management or Turkon rule has limitation of its own, that is to say it is inapplicable of the following cases. तो कुछ cases ऐसा भी हैं जहां पर ये रूल फॉलो प्रॉपरली नहीं होता, मतलब कंपनी का इंटरनल मैटर इस कंपनी का इंटरनल मैटर्स जो केस बोल रहा है, ठीक है, कि कंपनी अपने रिजोल्यूशंस में क्या पास कर रहा है, कंपनी अपने डायरेक्टर को कितना पावर दे रहा है पैसा बोरो करने का, ठीक है, ये रूल अच्छा है। इंडोर मैनेजमेंट भी कंस्ट्रक्टिव नोटिस को क्या कर रहा है सर? चैलेंज कर रहा है, वेरी गुड, बट इसका अपना भी कुछ लिमिटेशन सामने आ रहा है, जिसमें कुछ केसेस हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना, थोड़ा पेशेंस और चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट और बना के रखो। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन, मतलब ये जो तुर्कॉन रूल है ये डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस whether actual or constructive of the irregularity. In Howard versus Patent Ivory Manufacturing Company में ऐसा हुआ था, where the director could not defend the issue of debentures. Director could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting which they had not obtained. मतलब डायरेक्टर के नाम पे डिबेंचर इशू हो रहा है, डायरेक्टर कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू देमसेल्फ, मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर क्या होता है सर? एक्चुअली लोन होता है, ठीक है, जो कोई पब्लिक या कोई मेंबर कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, ठीक है, जस्ट लाइक ए शेयर, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर क्या होता है? हम कंपनी को शेयर प्रोवाइड करते हैं, कंपनी शेयर इशू किया, हमने शेयर परचेस कर दिया। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमने कंपनी को पैसा दे दिया बिजनेस करने के लिए, कैपिटल है ये, दिस इज ए कैपिटल, शेयर इज ए कैपिटल, डिवेंचर इज ऑल्सो कैपिटल, बट डिवेंचर इज ए लोन, ओके, दोनों ही कैपिटल है, लेकिन शेयर जो है उसको ओन कैपिटल माना जाता है, बट डिवेंचर जो है उसको लोन कैपिटल माना जाता है, ठीक है। मतलब कंपनी के डायरेक्टर के नाम पे कंपनी लोन इशू कर रहा है, सिंपल बात है, डिवेंचर इशू कर रहा है कि भाई कंपनी के डायरेक्टर के नाम पे डिवेंचर, तो कंपनी का इंटरनल मैटर है। ध्यान से सुनना बात, but the director could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known that extent to which they were lending money, वो कितना लोन कंपनी को दे रहा है वो उनको जानना चाहिए। The company required the assent of the general meeting, इसके लिए जनरल मीटिंग होना चाहिए, which they had not obtained, ये जनरल मीटिंग का डिटेल्स उनके पास है ही नहीं, लेकिन कंपनी उनके नाम पे लोन इशू करके रखा है, तो ये भी तो इंटरनल मैटर हो गया ना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कंपनी का इंटरनल मैटर है तो उसको देखना नहीं चाहिए। तो एक तरह का क्या हो गया सर, इसे एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज और इरेगुलरिटी हो गया कि आप जिसके नाम पे डिटेल्स बना रहे हो, जिसके नाम पे डिवेंचर इशू कर रहे हो, उसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, जनरल मीटिंग में भी क्या चला उनको नहीं पता, तो ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे। तो इंडोर मैनेजमेंट का मतलब अच्छा है, इंडोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस को चैलेंज करते हैं, बट कंस्ट्रक्टिव नोटिस को चैलेंज करने का मतलब कभी कभी ये भी मुश्किल दिख जाता है कि कंपनी का अपना प्रॉब्लम कंपनी का अपना है, ऐसा भी हमेशा नहीं होता। Likewise in Morris versus Canzin का भी केस है, डायरेक्टर could not defend an allotment of shares to him as he participated in the meeting which made the allotment. उसने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया जिसमें उसको शेयर भी अलॉट किया गया, किसको? डायरेक्टर को। His appointment as a director also his appointment as a his appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office. मतलब आप समझो कि his appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office. मतलब जिनके नाम पे कंपनी में शेयर इशू चल रहा है, ठीक है, जिसमें उसको भी शेयर अलॉट हो रहा है, बट इसका अपॉइंटमेंट जो है वो फेल हो जा रहा है बिकॉज बाकी कोई डायरेक्टर जो है वो ऑफिस में वैलिडली नहीं है, अपॉइंटेड ठीक ठाक से नहीं हुआ है। सो आप ऐसा कितना सारा केसेस बनेगा, और भी है सस्पिशंस ऑफ इरेगुलरिटी, देखो आपको और भी केसेस देखने को मिलेगा। The doctrine in no way reward those who behave negligently. ध्यान से सुनना, the doctrine in no way rewards those who behave negligently, where the person dealing with the company
is put upon an inquiry, for example where the transaction is unusual or not in ordinary course of business. मतलब ऐसा कोई transactions हो रहा है जो regular business पे नहीं होता. It is the duty of the outsider to make necessary inquiry. मतलब अगर किसी कंपनी के साथ किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किसी के भी हो जाए जो रेगुलरली बिजनेस में नहीं होता है, जो अनयूजुअल है कि भाई किस मैटर पे वो पैसा इनको मिला है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो इसका इंक्वायरी तो आउटसाइडर को होना चाहिए ना. इट इज ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक द नेसेसरी इंक्वायरी. द प्रोटेक्शन ऑफ द तुर्कवान रूल, ये जो प्रोटेक्शन द तुर्कवान रूल में मिल जाता है, is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. Suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is purporting to act in matter which is apparently outside the scope of his authority. Where, for example, as in the case of Anand Bihari Lal versus Dinso and Company, the plaintiff accepted a transfer of a company's property from its accountant. ध्यान से सुनना, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनसो कंपनी का केस क्या हुआ था? जो प्लेंटिफ है एक्सेप्टेड ट्रांसफर और एक कंपनी प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट. कंपनी का प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है कंपनी के अकाउंटेंट से. द ट्रांसफर वाज हेल्ड वॉइड. क्यों? क्योंकि ये कंपनी का ओनर नहीं है, अकाउंटेंट है. अब देखना ये पड़ेगा ना, द प्लेंटिफ कुड नॉट हैव सपोज्ड इन एब्सेंस ऑफ ए पावर ऑफ अटॉर्नी दैट द अकाउंटेंट हैज अथॉरिटी टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी. अगर इसके पास अकाउंटेंट के पास अगर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं रहेगा तो वो कैसे ट्रांसफर कर रहा है? तो ये इंक्वायरी करने का हक तो आउटसाइडर को होना चाहिए, है ना सर. हर मैटर में कंपनी का मैटर कंपनी का, ऐसा थोड़ी ना चलता है. हाँ, ऐसा नहीं चलता. सिमिलरली एक सेकेंड, ऐसा और एक केस बना था हॉटन कंपनी एंड नॉर्थहर्ड लोई एंड व्हील्स लिमिटेड के केस में, ठीक है, पर ए पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन टू कंपनी. ध्यान से सुनना, अगेन अलग अलग सस्पिशियस केसेस है, ठीक है. पर ए पर्सन होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन टू कंपनी एग्रीड टू अप्लाई द मनी ऑफ वन कंपनी इन पेमेंट ऑफ डेब्ट टू अदर. मतलब आप दो कंपनी का डायरेक्टर हो, ठीक है, आप ए कंपनी का भी डायरेक्टर हो और आप बी कंपनी का भी, सॉरी सी कंपनी का भी डायरेक्टर हो. ध्यान से सुनना, आप ए का भी डायरेक्टर, सॉरी डी, आप ए का भी डायरेक्टर, आप सी का भी डायरेक्टर, ठीक है, दोनों का डायरेक्टर सेम है. ए का कुछ डेब्ट है जो आप सी के पैसे से, मनी से पेमेंट कर रहे हो. ऐसा थोड़ी ना होता है. ए का डेब्ट ए करेगा, सी का डेब्ट सी करेगा. अगर ऐसा कुछ करते हो तो उसका पूरा डिटेल्स होना चाहिए, मीटिंग में डिस्कशन होना चाहिए. अगर आप दो कंपनी के डायरेक्टर हो तो कुछ भी करोगे. हाँ, अप्लाई द मनी ऑफ वन कंपनी इन पेमेंट ऑफ डेब्ट टू अदर. द कोर्ट सेड दैट इट वाज समथिंग सो अनयूजुअल. ये नहीं होना चाहिए ऐसा. दैट द प्लेंटिफ वर पुट अपॉन इंक्वायरी टू ascertain whether the person making the contract and any authority in fact to make it, any other rule would place limited companies without any sufficient reasons for so doing. कोई sufficient अगर reason ना मिले ऐसा क्यों कर रहे तो पूछताछ तो होगा. At the mercy of any servant or agent who should support to contract on their behalf. तो ऐसे केसेस में बाहर वाले को जानना चाहिए कि भाई कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है. अगेन फॉर्जरी ये भी हो सकता है. द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery which must be regarded as nullity. ये nullity मतलब जो पूरा केस को इधर उधर कर देता है. Forgery may in circumstances exclude Turkwan rule. The only clear illustration is found in the Ruben versus Great Fingal Consolidated. ये भी एक केस है, आप चाहो तो गूगल करके डिटेल्स निकाल सकते हो. In this case the plaintiff was the transferee of a share certificate. इसको शेयर सर्टिफिकेट दिया गया था, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ए शेयर सर्टिफिकेट इशूड अंडर द सील ऑफ ए डिफेंडेंट कंपनी. ठीक है, कंपनी के सील पे दिया गया था. लेकिन ये जो जिसको शेयर सर्टिफिकेट दिया गया था ये कौन दिया था जानते हो? द कंपनी सेक्रेटरी who had affixed the seal of a company and forged the signature of two directors issued the certificate. कंपनी सेक्रेटरी ने यहाँ पर गंडगोल किया था. उसने कंपनी का सील तो लगा दिया था और डायरेक्टर का साइन भी उन्होंने बेसिकली नकल किया था. तो ये भी क्या हो गया, कंपनी का अंदर का बात कंपनी का अंदर का बात हो गया क्या? The plaintiff contended that whether the signature were genuine or forged was part of the internal management and therefore the company should be stopped from denying genuineness of the document, but it was held that the rule has never been extended to over such a complete forgery. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि तुर्कवान रूल जो है ना सर, ये कंप्लीट फॉर्जरी को मतलब खत्म नहीं कर सकता. ठीक है, इसका भी कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो दैट इज इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट सफिशिएंट आल्सो. बट हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कुछ पॉइंट्स था
ठीक है, जो बोला गया आपको मानना पड़ेगा, बट हर केस में जो बोला गया मानना पड़ेगा ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट या तुर्कवांड रूल आया, ब्रिटिश रॉयल बैंक वर्सेस तुर्कवांड का केस, इज अ वेरी फेमस केस, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। बट उस तुर्कवांड रूल का भी एक्सेप्शंस मिला कि बहुत केस में ऐसा देखा जा रहा है कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट मतलब कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट, हर केस में आप ये बात नहीं भी कर सकते, आउटसाइडर को कुछ चीज जानने का हक भी होता है। समझ में आया सर? हेलो, दैट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। ये बेसिक्स ऑफ Yes, कंपनी sir. लॉ का लेवल है, ठीक है। मतलब बेसिक्स मतलब एकदम A to Z पूरा कंपनी लॉ का एक ओवरव्यू दिमाग में छप गया होगा सबका। इसके बाद सिर्फ जिन लोगों का एडवांस लेवल ऑफ कंपनी लॉ है मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा, बेसिक्स लेवल में तो और मुझे कुछ बताने का जरूरत है नहीं। बाकी इंटर एंड फाइनल लेवल में जिनका जैसा लॉ है वही उनको पढ़ना पड़ेगा, जो डिटेल्स वाइज चैप्टर वाइज है। अच्छा, ये जो नोट्स है ये सभी के पास है, अगर किसी के पास नहीं है मेरे को एक बार बता देना। इस क्वेश्चन के इस नोट्स के नीचे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा। अगर आप नॉलेज ले लिए ना तो ये सब क्वेश्चंस हो या फिर ब्रॉड क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, केस लॉस क्वेश्चंस, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ सर आप सब कुछ समझ जाओगे। बट हाँ, इसके लिए आपको अच्छे से मतलब ये मानना पड़ेगा कि सर हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर अच्छे से क्लास किया, अच्छे से क्लास सुना और घर में थोड़ा बहुत रिवाइज किया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है सर, गारंटी। ओके, ठीक है सर, बोलो, इतना ही है आज। कोई सवाल है तो करो। एनी क्वेश्चन सर? बोलो, समझ में आया कि नहीं है इतना तो बताओ। ओके सर, Yes, sir. ठीक है सर, ठीक है। तो इसी तरह से कंपनी लॉ को पढ़ते चलो, ठीक है। रेडी कर लो, जिनका जिनका सामने एग्जाम है वो लोग एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। एडमिट कार्ड भी निकल गया, डाउनलोड कर लो और एकदम लास्ट मिनट प्रिपरेशन चालू कर दो। रिविजन्स भी हो गया, हो सके तो रिविजन्स क्लास को यूट्यूब से भी लिंक लेके कर लो, या फिर बताओ सर ये लिंक दे दो, जैसे जैसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, मैम भी कर रहे हैं। रिविजन्स कर लो, जो जो डिटेल्स करना है करो, एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ सर, ठीक है। ओके सर, इतना ही है फिर, टाटा। बाय सर। ओके सर, टाटा, गुड नाइट। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर, बाय। बाय सर। बाय सर, बाय। रांची सर। ओके, टाटा।